हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और एवरेज ई बुक और एंशिएंट हिस्ट्री की हैंड राइटेड नोट्स जो कि ई बुक के रूप में बनाई गई है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि स्कोर आपने कितना किया है, ठीक है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं, और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि वो हमारे साथ क्या रहेंगे, हमेशा अपडेट में रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है। यानी कि किसके उपयोग से, ऐसा वो क्या करे कि उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में किसकी होने की संभावना होती है। कहता है प्रासंगिक पाठ्यक्रम, और दूसरा है कमी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा कमी, सामाजिक सहयोग वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार सुधार, ठीक है। देखो, तो पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग इस कमेंट सेक्शन में दीजिए, लेकिन लिख कर दीजिए। ऑप्शन 2, 3 करके मत दीजिए, जिससे कि जब आप लिख कर देंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, सामाजिक सहयोग किसके, हमारा जो ऑप्शन 3 है इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको इसमें रख के देखूँ, सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना होती है, ठीक है। अब दो ऑप्शन देखो आपके, एक में कमी दे रखा है, एक में कमी दे रखा है, तो कमी होने की संभावना तो वैसे भी नहीं होगी। सामाजिक तो सही है, यहाँ पे बहिष्कार है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन कट गया। सामाजिक बहिष्कार के उपयोग से, है ना। और जब बहिष्कार होगा तो सुधार थोड़ी ना होगा फिर, तो ऐसे भी करके ऑप्शन काट सकते हैं यहाँ पे लोग। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बचता है, सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में काय की वृद्धि होने की संभावना होती है, ठीक। किसकी होती है, ठीक है। समाज के बिना बालक का सर्वांगीण विकास बेटा संभव नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, समाज के बिना बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सामाजिक सहयोग से बालक केवल कौशल क्षमता का ही प्राप्त नहीं करता है, अपितु इसके माध्यम से वे विभिन्न गुणों, जैसे कि क्या हो गया बेटा, आपका आत्मनिर्भरता हो गया। क्या हो गया? आत्मनिर्भरता हो गया, है ना। आत्मनिर्भरता हो गया आपका, और क्या हो गया, परस्पर सहयोग हो गया, परस्पर सहयोग हो गया, परोपकार हो गया, परोपकार हो गया, है ना। जैसे कि नैतिकता हो गई, तो नैतिकता आदि का विकास भी होता है। किससे होता है हमारा, जैसे कि अभी मैंने बताया, समाज से होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। देखो, जल्दी ही आपको मैं नई शिक्षा नीति NEP से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है करा दूंगा। उसकी बस नोट्स तैयार हो चुके हैं, बस टाइपिंग करना रह गई है। तो उसको जल्दी ही, जैसे ही आप बोलेंगे वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि NEP से भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। कहता है उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, या अनिवार्य विशेष शिक्षा, या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। देखो, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में अनिवार्य विशेष शिक्षा के प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बढ़ावा नहीं दिया गया है। किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है? अनिवार्य शिक्षा को। यानी कि उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए, ये इन्होंने अपने उसमें कहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अनिवार्य विशेष शिक्षा ये उसने नहीं कहा है, ठीक है। जबकि उपयुक्त, जैसे कि इमारती ढांचा भी मैंने बता दिया है आपको, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। ये मैं आपको बताऊँ, भारत सरकार द्वारा कब किया गया था ये? 29 जुलाई। कब? अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बाकी मैं पूरी वीडियो कंप्लीट बता दूंगा। 29 जुलाई 2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है। ये तो पता ही है आपको, है ना। किसका स्थान लिया है इसने? इनने स्थान लिया है जो 1986 की नेता थी, ठीक है, उसका स्थान इसने लिया है। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम में इसमें। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो
डिसलेक्सिया बेटा पढ़ने से संबंधित है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि डिसलेक्सिया के बारे में बता दिया था, है ना। लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया बताया था मैंने, कैलकुलेशन से संबंधित डिसकैलकुलिया बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसमें बालक होता करता क्या है, क्या परेशानी आती है। जैसे कुछ अक्षर होते हैं, जैसे कि होता क्या है कि बच्चा जो होता है बी एवं डी में क्या नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता, और सा एवं वाज में विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपकी समझ में आ गया होगा ये कोई, अगर आपको नहीं आया है समझ में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है, ठीक है। कहता है वे बालक जो धनी परिवार से संबंधित रखते हैं उनमें पाया जाता है। ये बालक, बे बालक जो यहाँ पे बे होगा बेटा, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंधित रखते हैं उनमें मौलिकता पाई जाती है। वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं उनमें पाई जाती है, या वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं उनमें पाई जाती है। देखो बेटा पहले मैं आपको मौलिकता बता दूं। मौलिकता क्या होती है, यानी कि कुछ नया करना, कुछ नया करना या सोचना, ठीक है, ये मौलिकता होती है। अब गरीब होने से और अमीर होने से इसका मौलिकता का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए ये वाला दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे भाई। जो अमीर होता है उसमें भी मौलिकता पाई जा सकती है, जो गरीब होता है उसमें भी मौलिकता पाई जाती है। लेकिन हाँ, इन दोनों का फ़र्क पड़ता है, कहाँ पड़ता है अभी बताता हूँ। प्रतिभाशाली, देखो बेटा यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर मौलिकता पाती है, ऐसे नहीं है बेटा। मौलिकता जो होती है ज़रूरी नहीं है प्रतिभाशाली वाले के अंदर पाया जाए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। मंदबुद्धि बालक में भी मौलिकता पाई जाती है, सामान्य बालक में भी मौलिकता पाई जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है जो प्रतिभाशाली होगा उसमें मौलिकता पाई जाएगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। हाँ, जो बच्चे सृजनशील होते हैं उनमें मौलिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है। बालक की आर्थिक स्थिति, मैंने अभी को बताया कि बालक की जो भी आर्थिक स्थिति है वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती है किसमें, मौलिकता में, लेकिन विकास में ज़रूर रखती है। अगर आर्थिक स्थिति जो है विकास की प्रक्रिया को बालक की आर्थिक स्थिति में प्रभावित क्या करती है, ठीक है। तो विकास में तो प्रभावित कर सकती है आर्थिक स्थिति, लेकिन मौलिकता में नहीं कर सकती है आपकी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे गरीब होते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, कैसे बन जाते हैं, तो आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं करती है। हाँ, विकास को जरूर कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न द्वारा, निबंधात्मक प्रश्न द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा या वैकल्पिक प्रश्न द्वारा। देखो जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। क्यों? देखो अगर निबंधात्मक, अभी बताता हूँ मैं, पहले एक बार समझ लीजिए। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जांच में कम समय लगता है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जबकि निबंधात्मक प्रश्न में बेटा क्या होता है, और वैकल्पिक प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, जांचने में भी क्या होता है, अधिक समय के साथ विषयों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे कि ऐसा समझ लो जैसे आपका सीटेट का ही एग्ज़ाम है, उसमें कितने लाखों, ऐसे समझ लो कि 12 लाख बच्चे बैठे, और अगर 12 लाख बच्चों के लिए आप निबंधात्मक प्रश्न या अति लघु प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखेंगे, पहली बात तो टाइम ज़्यादा, दूसरी बात कॉपी चेक करने के लिए दिक्कत, और कॉपी चेक करने वालों की भी दिक्कत, क्योंकि इतने लोग थोड़ी ना होंगे। अब 12 लाख टीचर कहाँ से लाए जाएँ, 12 लाख नहीं तो आधे कर लो, 6 लाख टीचर कहाँ से लाए जाएँ, है ना। तो ज़्यादा जब बच्चे होते हैं तो वैकल्पिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, और ज़रूरत भी टीचर की ज़्यादा पड़ती नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें क्या होते हैं 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास। तो एक बार चारों ऑप्शन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन समझते हैं कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास क्या होता है। ये दूसरी अवस्था की उपअवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, परंपरागत रूढ़िवादी नैतिक अवस्था है हमारी, ठीक है। इसमें क्या, उसकी उम्र होती है 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष तक चलती है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। एक तरफ इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, कानून एवं व्यवस्था अवस्था होती है। ठीक है, पापा क्या कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, ठीक। लेकिन बच्चा क्या कहता है, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, है ना। एक तरफ क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और एक तरफ क्या है कि कानून एवं व्यवस्था अवस्था। बीच में क्या आ जाती है, दुविधा। इसका पासवर्ड होता है नैतिक दुविधा। ठीक है, तो इसमें तब पापा कहते हैं कि शर्मा जी के बेटा जैसा बनो। बेटा कहता है कि नहीं, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। तब क्या होगी, जिसके लिए पापा कह रहे थे वो ड्रग्स में पकड़ा जाए, है ना, तब क्या होगा। तो बच्चा यही सोचेगा ना कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, आप गलत हो। ठीक, तो ये आ जाता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और कानून एवं व्यवस्था अवस्था। ठीक है, ये दूसरी अवस्था की दो अवस्था मैंने आपको बताई हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं कि यदि आप अच्छे बनो समाज आपकी वाहवाही करेगा। तो ये किस में आ जाता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में। मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, इसकी दूसरी अवस्था है आत्मनिर्भरता यानी कि कानून एवं व्यवस्था अवस्था। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये उत्तर तो नहीं होगा। फिर है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन बेटा किस में आता है, ये तीसरी अवस्था में आता है। ये दूसरी अवस्था में है, ये तीसरी अवस्था में। इसमें उम्र आती है 13 से 16 वर्ष। तो इसमें भी दो अवस्था होती हैं, एक होता है सामाजिक अनुबंध और एक होता है सार्वभौमिक नैतिकता, यानी कि ये दोनों। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता। अब सामाजिक अनुबंधन क्या होता है, इसमें होता है कि अपना अपना हित देखना, यानी कि चोर चोर मौसरे भाई, यानी कि तुम मुझे टमाटर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, यानी कि बदले के बदले बदला। ठीक, जबकि सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है, इसमें होता है परोपकार। इसमें क्या होता है, परोपकार, यानी कि दूसरे का भला ज़रूरी है चाहे मेरा ना हो, यानी कि उसको खिलाओ मैं भूखा रह लूँगा। यहाँ पर बेटा यही कहा गया है, देखो कोलबर के किस चरण में व्यक्ति तर्क करता है कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है, स्वयं के। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य बेटा नहीं है, ये ध्यान रखना है। कहता है कि नहीं है। कहता है कि बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। ठीक, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडो नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ग्रेड होगा। ठीक है, थोड़ा सही से आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ग्रेड होगा। ग्रेड का उपयोग करना, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो हमसे ये पूछा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, ये तो आपका पॉजिटिव उत्तर है, लेकिन हमारा ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा है। कहता है छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड, बिल्कुल अंकों के स्थान पर ग्रेड, जैसे कि किसी को परेशानी ना हो, कोई ये ना कहे कि तुम्हारे इतने नंबर हैं, ग्रेड सबसे अच्छा है। इस टाइम ग्रेड ज़्यादा चलता है सीबीएसई बोर्ड में। निदान एवं उपचार के साधन पर व्यवस्था करना, ये भी ठीक है ऑप्शन, क्योंकि निदान करेंगे आप किसी भी चीज़ का, उसके बाद उसका उपचार करेंगे, यानी कि ये हमारे उत्तर नहीं होंगे क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। अब आधे बच्चे कहते होंगे कि सभी बच्चे यही वाला उत्तर लगाएंगे, ये वाला कैसे हो जाएगा सर। मैं आपको बता दूं कैसे हो जाएगा। आप तो कहोगे सर ये ऑप्शन पॉजिटिव है, तो मैं बता दूं आपको ये पॉजिटिव नहीं है। अगर आप इसे सही से पढ़ेंगे तो आपको ये पॉजिटिव नज़र नहीं आएगा। तो वो कहता है कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। रुचि तक तो सही था, लेकिन रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, यानी कि अब बच्चा कहेगा सर मैं लेट कर पढ़ूंगा, मेरे लिए बेड दिलवा दो क्लास में, ये तो हुई ना रुचि। फिर वो कहेगा सर आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, आज ना 10 बजे छुट्टी कर दो सर आप, तो यही तो उसकी रुचि हुई। तो देखने में लग रहा है, पढ़ने में भी लग रहा है कि ये ऑप्शन जो है हमारा पॉजिटिव है। नहीं बेटा, ये नेगेटिव ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप उसकी रुचि के अनुसार पढ़ेंगे तो वो रोज़ आपको ताला पड़वा के सीधे घर पहुँचा देगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक 5 वर्ष की बच्ची ये तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आपके लिए। कहता है कि एक ही मोटा गिलास है और एक जो है आपका लंबा गिलास है,
यानी कि वो कहता है जब पानी को लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक यानी कि इसमें लौटा जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पानी की मात्रा समान रहती है। चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। प्याजे के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, 8 का ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। पहला ऑप्शन है कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं रखती है, वह प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। देखो, अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तब आप ऑप्शन काट सकते हैं। देखो, कह रहा है कि वह नकल नहीं कर सकती, तो भाई इसमें से इसमें लौटा गया है, आपको बताना है। तो नकल का तो कोई तात्पर्य इसमें जुड़ ही नहीं रहा है। वे प्रतीक का प्रयोग नहीं कर सकती, यहाँ पे प्रतीक की कोई बात ही नहीं है। भाई प्रतीक से क्या मतलब है? देखो, प्रतीक का कोई लेना देना है भी नहीं इसमें ज़रा सा। ठीक, फिर कहती है वे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती। भाई लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कोई पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि इसका पानी इसमें लौट दिया तो पानी की मात्रा समान रहती है, यही तो बोला है उसने। तो ये भी नहीं होगा। तो बिना उससे हम क्या करते हैं कि ऑप्शन तक पहुंच गए। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। अब प्रतिवर्ती सोच होती क्या है? देखो, 2 शब्द होते हैं आपका, एक प्रतिवर्ती होता है और एक अप्रतिवर्ती होता है। क्या होता है? एक अप्रतिवर्ती। तो अप्रतिवर्ती क्या होता है? देखो, बच्चे किसी बिंदु से आगे जब चले जाने के बाद लौट के वापस नहीं आ पाते हैं। बच्चे जिस बिंदु से आगे बढ़ जाते हैं उस पर लौटकर वापस नहीं आ पाते हैं। जैसे मैंने टी बनाया और टी को मैंने क्या बना दिया? वाह बना दिया। तो बच्चा क्या होता है? वापस टी पर नहीं आ पाता है। हम पूछते हैं बताओ बच्चा टी कहाँ है, तो वो हमें नहीं बता पाता है, वो हमें नहीं बता पाता है। लेकिन प्रतिवर्ती सोच क्या होती है कि मैंने टी लिखा और मैंने क्या बेटा ये क्या है? टी। और जब मैंने इसी टी का वाह बना दिया, मैंने पूछा बताओ टी कहाँ गई, तो वो बता देगा सर अगर मैं इसको हटा दूँ तो मुझे टी मिल जाएगी। इसे बोलते हैं परवर्ती क्रिया। तो यही पूछा है उसने पूछा है कि लंबे गिलास का पानी था और उसने इसमें लौट दिया, पानी क्या रहा? हमारा समान मात्रा में रहा। यानी कि वो कौन सी सोच वाली पे है? यानी कि वो बता दे रही है कि हाँ ठीक है, यानी कि परवर्ती है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि वो पानी की मात्रा नहीं बता पा रही है, यानी कि ज़्यादा कम बता रही है, तो वो इस वाली क्रिया में होती, यानी कि अप्रतिवर्ती में होती। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर मुझे बता सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है। क्या जानना महत्वपूर्ण है? बच्चे पहले से क्या जानते हैं? बिल्कुल, एक शिक्षक को नया पढ़ाने से पहले उसका क्या करना चाहिए? पता लगाना चाहिए कि बच्चे पहले से क्या क्या जानते हैं और उनके परिवेश से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो समझते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। सामान्य भ्रांतियाँ, बिल्कुल सामान्य भ्रांतियाँ भी हमें पता होना चाहिए। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं क्या हैं उनकी, ये भी हमें पता होना चाहिए। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली कौन सी है जिससे कि हम जोड़कर पढ़ा सकें, तो ये भी ऑप्शन ठीक है आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3, 4 किस में है? इसमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। कहता है कि विलंबित नकल का, अधिसंज्ञान का, आत्म केंद्रीयता का या अति औचित्य का। देखो, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी द्वारा इस बात पर विचार करना कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की है। तो ये क्या हो सकता है? तो इस क्रम में ये अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। किसका कर रहा है बेटा? अधिसंज्ञान का। कैसे? सामान्यतः अधिसंज्ञान का अर्थ क्या होता है? संज्ञान के बारे में संज्ञान, जैसे सोच के बारे में सोच, और किसी व्यक्ति की जागरूकता के बारे में जागरूकता विकसित करना। ठीक है, तो अधिसंज्ञान आपका क्या हो जाएगा? देखो, विलंबित नकल तो वो कर ही नहीं रहा है। अगर हम ये सोचेंगे, उसने आंसर दिया है। ठीक है, अति औचित्य भी नहीं होगा। आत्मकेंद्रियता क्या होता है? आत्मकेंद्रियता का मतलब होता है कि बच्चा केवल खुद के बारे में सोचता है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा केवल खुद के बारे में थोड़े ना सोच रहा है, वो तो आंसर दे रहा है। तो ये अधिसंज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।